डॉक नीचे चलो। ओके, सो थर्ड जो है वो होगा क्यूबॉइडल शेप के लिए। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेट्स टेक ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, LBH होगा। ओके, यही होगा। अब मान लीजिए मैं चारों तरफ से क्या करूं, चारों तरफ से ऐसे ऊपर से नीचे से हर जगह से मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करूं, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये क्यूबॉइड कुछ ऐसा हो जाएगा। इसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस डेल्टा एल। ओके, ब्रेथ B माइनस डेल्टा बी, और हाइट हो जाएगी L माइनस डेल्टा एच। ओके, सो अब वॉल्यूम क्या आएगा? व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? सो इट विल बी L माइनस डेल्टा एल, P माइनस डेल्टा बी, H माइनस डेल्टा एच। सो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे अलजेब्रा का मेथड मैं यूज करता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस लेंथ इंटू डेल्टा बी माइनस ब्रेथ इंटू डेल्टा एल, और सबसे लास्ट टर्म आएगी डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। ये सबका प्रोडक्ट है, ध्यान देना। और हाइट h माइनस डेल्टा एच। अब बताओ किस टर्म को निग्लेक्ट कर सकता हूं मैं? इस पूरे में केस में कौन सी टर्म निग्लेक्ट हो सकती है? सर डेल्टा L डेल्टा B। ओके, डेल्टा एल डेल्टा बी को मैं निग्लेक्ट कर देता हूं टेंस टू जीरो इसके कंपैरिजन में। ओके, तो बचता हमारे पास क्या है? अब फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब देखो क्या आएगा। अगर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड टर्म क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेल्टा एच। ना इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेंथ हाइट डेल्टा बी। नेक्स्ट टर्म ब्रेथ हाइट डेल्टा एल। और सबसे लास्ट टर्म जो होगी, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने? देखना है एक बार। ओके, ये मैंने लिया नहीं है, लेंथ इंटू लेंथ डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच, तो ये आ जाएगा, यहां पे ले रहा हूं मैं लेंथ डेल्टा बी डेल्टा एच। और सबसे जो लास्ट टर्म होगी वो होगी बीटा डेल्टा एल डेल्टा एच। नाउ अब इसमें क्या क्या निगलेक्ट होगा? तो ये टर्म टेंस टू जीरो और ये टर्म टेंस टू जीरो, बाकी सब मैं ले सकता हूं। सो ये फाइनल वॉल्यूम है। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या था, कैसे निकालूंगा? सबको आवाज आ रही फाइनल है? माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल लेता हूं क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा फिर। सो यू विल गेट
लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट माइनस, ये इनिशियल है, फाइनल है, लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस एल बीटा एल बी डेल्टा एच माइनस एल एच डेल्टा बी माइनस बी एच डेल्टा एल। सो अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप इसका ब्रैकेट साइन खोलोगे तो एल बी एच कैंसल आउट हो जाता है, यू विल गेट चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू एल बी डेल्टा एच प्लस एल एच डेल्टा बी प्लस बी एच डेल्टा एल। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम है। सो अगर ये चेंज इन वॉल्यूम है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? क्या था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? डेल्टा वी बाय वी, दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या था जो निकाला है? वो है एल बी डेल्टा एच एल एच डेल्टा बी बी एच डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एल बी एच। अब अलग अलग कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर इसको इससे डिवाइड करता हूं तो यू विल गेट डेल्टा एच बाय एच। इसको इससे डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा? डेल्टा बी बाय बी। और सबसे लास्ट टर्म को डिवाइड करूंगा तो मिलेगा डेल्टा एल बाय एल। ये आपका फॉर्मूला है। सो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया किसका? क्यूबॉइड का। और अगर मैं इसी में क्यूब ले लूं, अगर, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है? तीनों की साइड इक्वल होती है। तो क्यूब के लिए क्या होगा बताओ, सीधा बताओ क्या होगा? क्यूब में क्या इक्वल रहता है? साइड। सारे साइड इक्वल रहते हैं। तो अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये सीधा क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। तो यू विल गेट 3 डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए बाई। तो ये आपका क्यूब क्या हो गया? तो आप क्यूबॉइड का कर सकते हो, क्यूब का हो सकता है, क्यूब का निकाल लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं देखो आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, ये सिर्फ कैलकुलेशन थी। अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। मैं किसी का भी, अगर मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेन बिना कैलकुलेशन करे बिना भी लिख सकता हूँ। सिंपल लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? आपने, इक्वेशन के हिसाब से ना सर? हाँ वो इक्वेशन के हिसाब से ही है। सर देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सर मोहित सर कुछ बोल रहे हैं। यस, सर सर मोहित थोड़ा सर कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं। लिखना चाहते हैं, ऊपर का उनका छूट गया है, वो ओके ओके, मैसेज मैं थोड़ा कर दिया टाइम दे देता हूँ, देख लो। थोड़ा स्क्रॉल कर दो। बच्चों मैं आप लोग बोल के कर दिया करो, वो मैसेज थोड़ा पढ़ाते टाइम दिखता नहीं है बीच में कभी मैं कभी। आपको आज इसकी आप वो भी लोग भेज अनम्यूट करके दूंगा। बोल दिया करो। सुनो, मैं आपको आज इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो वो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। पीडीएफ भेजने वाला हूँ आज मैं। सर यस, सर डेल्टा बी और डेल्टा एच को 0 क्यों लिया? यस। सर डेल्टा बी और डेल्टा एच को 0 क्यों लिया? ओके देखो, डेल्टा बी, देखो एक कॉन्सेप्ट पर एक समझो, एक मुझे बताओ कि अगर ये समझना, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दो बॉडी है, लेट्स टेक, एक का मास 28 केजी है और दूसरे का मास 3 केजी है। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ दोनों का मास का सम कितना आ रहा है, तो आप क्या आंसर करोगे? कितना आंसर है? सर 31। ओके, 31 केजी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इमेजिन करो कि यही मास अगर मैं बोलूं कि 3 केजी नहीं है, इट्स ओनली 0.01 केजी, तो अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ m1 प्लस m2 क्या है? तो योर आंसर विल बी 28.01 केजी, है कि नहीं?
Yes, sir. तो मैंने आपसे बोला कि मास को ऐड करो, तो आप बोलोगे सर ये तो 28 kg है, ये 0.01 kg है, तो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो आप इसे 28.01 लिखो या 28 kg लिखो, बात तो एक ही है। आ रहा है समझ में? तो होता क्या Yes, sir. है, जब भी आप ऐड करते हो, जब भी चीजें ऐड करते हो, तो आप ये देखते हो कि कोई चीज आप मान लो एक बहुत छोटी क्वांटिटी एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ऐड कर रहे हो, तो होता क्या है, उस क्वांटिटी के ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 28 में 0.01 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स में ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कोई मतलब नहीं है इसे ऐड कराने का। आया समझ में? Yes, sir. अब और सोचो, अगर मैं बोलूं 3 में ऐड करो 0.1 और ऐड करो 0.00001, तो आप किसको ऐड करना पसंद करोगे, 3 और 0.1 को? ये तो ऐड करने का मतलब ही नहीं है, तो बहुत छोटा है। आ रहा है समझ में? तो Yes. इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3.1। ये 0.001 ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। सेम केस यहां पे है, देखो अब ये क्वांटिटी, ये 1 2 3 4, ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, कंपेरेबल है। लेकिन ये तो बहुत छोटी होगी, क्योंकि इसमें दो बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, जिसके कारण ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये टर्म बहुत छोटी होगी, वैसे ये टर्म बहुत छोटी होगी। तो इसको ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। आया समझ में? Yes, sir. Yes. जहां पे भी बहुत छोटी क्वांटिटी हुआ करे। अब आप बोलोगे सर ये भी तो बहुत छोटी है, इसमें डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच, देखो ध्यान देना, इसमें आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके साथ डेल्टा एच मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये ठीक ठाक क्वांटिटी होगी। ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, बहुत छोटी, तो इसलिए इन दोनों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके, हो गया? चलूं आगे? चलूं क्या? यस सर। ओके चलो ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो ये ध्यान देना, मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आ रहा हूँ, इससे आप 1 मिनट, मतलब बहुत जल्दी जो है आप डेल्टा वी बाई वी लिख पाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर। तो आपने एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस पढ़ा था? यस सर, पढ़ा। ओके, तो कौन मुझे बताएगा कि जब मैं कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेता था और उससे एक नई क्वांटिटी बनाता था, लेट्स टेक पी क्वांटिटी बना रहा हूं, जैसे सिंपल, ध्यान देना, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो एक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और ब्रेड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एरिया लेके आ रहे हो। तो अब इमेजिन करो, अगर लेंथ में एक एरर है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप मेजर करोगे तो एरर तो आएगी, तो अगर आपने लेंथ मेजर की उसमें एरर आया, ब्रेड्थ मेजर की उसमें एरर आया, और मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एरिया में एरर आएगा कि नहीं?
यस सर। यस सर। तो कौन मुझे बताएगा कि इस एरर को क्या बोलते थे? डेल्टा पी बाई पी को एक एरर थी, इसका नाम क्या था? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर बोलते थे इसको, कई बार फ्रैक्शनल एरर बोल देते थे, है ना, और रिलेटिव एरर बोल देते थे। रिलेटिव मतलब ये बता रहा है कि डेल्टा पी पी का कितना पार्ट है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि 2 4 का कितना पार्ट है, तो आप झट से बोल दोगे सर हाफ है, वो तो 50% है ना। यस सर। सो इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं या रिलेटिव एरर भी बोल देते हैं। तो मैं फ्रैक्शनल बोल रहा हूं। तो फ्रैक्शनल कैसे निकालते थे? डेल्टा पी बाई पी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, यस सर। और इसके आगे प्लस माइनस साइन लगा देते थे। बट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, मुझे ये मतलब नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यही था ना। अब देखो ध्यान देना, ये ऐसा क्यों आया, मैं अब जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो ए की पावर कितनी है? 1। सर 1 और बी की पावर कितनी है? 1। 1। ओके, तो बी की पावर भी 1 है। तो देखो ये होता क्या है, सिंपल फॉर्मूला ऐसा बनता है, यहां 1 को मल्टीप्लाई करो किससे? फ्रैक्शनल एरर इन ए से। यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं, ऐसे होता है। देखो 1 को, इसकी पावर जो है ना, ए की पावर कितनी है? 1 है ना, उसको मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शनल एरर इन ए से, प्लस बी की पावर जितनी है उसे मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शनल एरर इन बी से। तो यू विल गेट द अपर फॉर्मूला। आपको ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? यस सर। तो मुझे Yes, sir. बताओ डेल्टा पी बाई बी मैंने क्या पढ़ा है अभी। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम में डेल्टा वी बाई वी क्या सर था? वॉल्यूमेट्रिक एरर। वॉल्यूमेट्रिक एरर। तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर, वॉल्यूमेट्रिक है। हाँ, अगर मैं यही फॉर्मूला सोचो, अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एल, है ना, सिलेंडर के लिए। यस सर। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिलेंडर के लिए जरा आप डेल्टा वी बाई वी लिख के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? सर आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, पाई आर एल। अब मुझे बताओ पाई में कोई एरर हो सकता है क्या? डेल्टा आर अपॉन आर। सर हाँ, पाई चेंज नहीं होगा। आर नहीं की हो जो सकता। ओके, तो 2 आर को क्या 2 लिखूं? डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा। बहुत सर बढ़िया, यस 2 सर। 2 ट्वाइस डेल्टा आर डेल्टा डेल्टा बाय आर आर आर। बाय बाय आर आर प्लस एल की डेल्टा पावर क्या एल है? बाय 1। एल 1 प्लस डेल्टा डेल्टा एल एल बाय एल। बाय एल। कितना है आंसर? 2 डेल्टा आर बाय आर डेल्टा एल बाय एल। अब देखो जरा ऊपर देखो फॉर्मूला, यही है, देखो आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आप लिख यस सकते हो, सर। ये फॉर्मूले सारे आप बना सकते हो। तो ठीक है, अब आप लिख पाओगे मुझे लगता है। जैसे ही मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये सारी चीजें ले लूंगा। यहाँ तक ये सिर्फ मैंने बताया आपको, ये पूरा पूरा एक इजी तरीके से बता दिया चीजों को समझने का तरीका। अब मैं वापस ऊपर जाता हूं। हमने जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था? सिंपल क्या था? प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक क्या था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था? प्रेशर। जिसको हम कैसे निकालते थे? सिंपल, एफ बाई फोर्स पर यूनिट एरिया से। और उसकी वजह से क्या आता था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस को स्ट्रेन से के बीच में रिलेशन बताता डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल करता है। तो अगर मैं हुक्स लॉ लगाऊं यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूमेट्रिक So स्ट्रेस, volumetric strain is directly proportional to volumetric stress. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? सिंपल प्रेशर। एक्चुअल में ध्यान देना, ये प्रेशर नहीं होता, ये होता है चेंज इन प्रेशर, बट बुक में प्रेशर लिखा रहता है, पता नहीं क्यों लिखा रहता है, बट एक्चुअल में ये चेंज इन प्रेशर है। देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए आप ओशन के अंदर एक बॉल को अंदर ले जाओ, अब ये एयर है, एयर में आपने बॉल को रखा है, यहां प्रेशर कितना है? पी नॉट, है कि नहीं? पानी के अंदर लेके गए, यहां प्रेशर हो गया पी। तो मुझे बताओ कि प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है कि चेंज इन प्रेशर की वजह से? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर की वजह से हो रहा है। एक मिनट, हाँ देख मैं ऊपर ही कर देता हूं। मुझे बताओ, ये लिख लिया है क्या? यस सर। यहां पे, यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि अगर बॉडी को आप पानी के अंदर लेके जाओगे या किसी भी फ्लूइड के अंदर ले जाओगे, तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर की वजह से चेंज नहीं आता है वॉल्यूम में, चेंज इन प्रेशर की वजह से। यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो होगा क्या, प्रेशर के चेंज होने की वजह से आता है। तो बुक में पी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, ध्यान देना, ठीक है? लेकिन मैं बुक वाला ही बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये है प्रेशर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस। इसको के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, छोटा के। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, डेल्टा वी बाय वी। सो बल्क मॉडुलस जो है, यहां पे एक और नई प्रॉपर्टी निकल के आई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो देखनी पड़ती है। इससे क्या पता चलेगा? अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको यंग मॉडुलस के बारे में बताया था। यंग मॉडुलस से आप क्या पता कर पाओगे? अगर किसी सर मटेरियल का इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है, तो आप उससे क्या बता ज्यादा सकते हो? इलास्टिक है। इलास्टिक बहुत ज्यादा है, ज्यादा obvious सी बात। इलास्टिक। लेकिन उससे आपको एक चीज और पता चलती है कि अगर उसमें आपने उसे खींचा तो उसमें क्या कम आएगा, स्ट्रेन कम आएगा। जिसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, फॉर द सेम स्ट्रेस वो खिंचता कम है या दबता कम है। आ रहा है ना समझ में? यस सर। तो अब देखो सर। यही चीज अप्लाई करके देखो, ध्यान देना। अगर इस प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली कुछ चीजें पता कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताना। एक स्पंज की बॉल है, और एक एल्यूमिनियम की बॉल है। दोनों को पानी के अंदर लेके गया 1000 मीटर नीचे। बताओ किसमें, किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा? सर एल्यूमिनियम वाले का। एल्यूमिनियम वाले का। एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि सर आप सेम हाइट तक लेके गए, तो सेम हाइट पे लेके गए इसका मतलब क्या सेम है, चेंज इन प्रेशर से सेम है, यस सर। यानी कि प्रेशर से। वॉल्यूमेट्रिक यस सर। स्ट्रेस सेम है। लेकिन स्ट्रेन किस में ज्यादा आएगा? साफ साफ बता सकते हो, स्पंज। स्पंज में तो बहुत कम आ जाए, बहुत ज्यादा आ जाएगा। यानी कि डेल्टा यस वी सर। बाय वी स्पंज के लिए बहुत ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम के लिए कम होगा। तो किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होने वाला है? एल्यूमिनियम का।
आया समझ में? अरे भाई आया क्या? यस सर। तो इससे ये पता चल सकता है कि अगर मैं कोई भी मटेरियल दूं तो आप झट से बता सकते हो, मटेरियल का बल्क मॉडुलस देख के बता सकते हो कि उसे अगर मैं दबाऊं तो कौन कितना ज्यादा दबेगा, किसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा आएगा। ये भी सारे मटेरियल्स के लिए पता है मुझे, ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स के लिए पता रहती है, एक्सपेरिमेंट करके मैं निकाल सकता हूं। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं एग्जांपल पूछूं, मैं आपसे बोलूं बताओ तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बताओ सबसे ज्यादा दबेगा कौन अगर उसे चारों तरफ से दबाया जाए? सर गैस। सर गैस गैस। सबसे ज्यादा दबता Yes. है। तो यंग्स मॉडुलस और सॉरी, तो बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा होना चाहिए? सर Solid. लिक्विड का। Solid. सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड। लिक्विड से, सॉलिड का लिक्विड से ज्यादा होगा और लिक्विड का गैस से ज्यादा होगा। और स्ट्रेन उल्टा होगा ना? हाँ, स्ट्रेन उल्टा होगा, स्ट्रेन सबसे ज्यादा गैस में आएगा, लिक्विड में कम आएगा, सॉलिड में बहुत कम आता है। अब इसी से मैं एक और प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये भी एक और प्रॉपर्टी है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कभी रेजिस्टेंस पढ़ा था 10th क्लास में, पढ़ा होगा। यस सर। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? ये भी पढ़ा होगा, कंडक्टेंस। तो जिसका कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ करता था उसका कंडक्टेंस कम हुआ करता था। कम। तो सेम चीज यहां पे है, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा वो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम। कम होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि 1/k। 1 बाय बल्क मॉडुलस, ध्यान देना। यहां तक समझ में आ गया है? Yes sir. ओके, किसी को डाउट है यहां तक पूछ ले कोई, फिर मैं आगे चलता हूं, मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, फिर देखते हैं आगे। किसी को डाउट है पूछ सकता है। सर बल्क मॉडुलस कैसे समझाना? ओके, देखो बल्क मॉडुलस क्या है, ध्यान देना। देखो होगा क्या, आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर आप चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हो, यानी कि सिंपल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो उसमें स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां तक तो समझ में आ गया? ओके। यस सर। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बल्क मॉडुलस क्या बता रहा है। तो बल्क मॉडुलस ये बताने की कोशिश करता है कि अगर किसी मटेरियल को आप चारों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो कौन सा मटेरियल ज्यादा, किस मटेरियल में ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, यानी कि किसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, ये बताने की कोशिश करता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर दो मटेरियल लिए आपने, एक मटेरियल स्पंज लिया और एक मटेरियल एल्यूमिनियम लिया, दोनों को अगर आप चारों तरफ से दबाओगे तो किसमें, कौन ज्यादा, किसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा आता है? स्पंज में ही आएगा ना। Yes sir. तो फॉर दी सेम स्ट्रेस, स्ट्रेस आपने दोनों में सेम अप्लाई किया, दोनों को सेम फोर्स से दबा रहे हो, क्रॉस सेक्शन दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों को सेम फोर्स से दबा रहे हो, तो स्ट्रेस दोनों में सेम है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दोनों में सेम है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस में ज्यादा आ रहा है? स्पंज में। चलो यार ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, ऐसे अगर मैं समझाऊंगा तो देख क्लियर नहीं रहेगा। एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये एक मटेरियल है ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ध्यान से समझना। और एक बी मटेरियल है,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्रॉस सेम है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन अब हुआ क्या कि इसको उठा के मैंने पानी के अंदर रखा, कितनी हाइट, 1000 मीटर, इसको भी उठा के रख दिया। इसमें जो डेल्टा वी आया, आपने मेजर किया डेल्टा वी, वो आया 0.01 मीटर क्यूब। बेटर ये है वॉल्यूम लू, एरिया लेने का मतलब नहीं है, वॉल्यूम। इसमें डेल्टा वी आया 0.01 मीटर क्यूब और इसमें आ गया 0.1 मीटर क्यूब। तो बताओ किसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा है? ए में। ए में वॉल्यूम, ए में A में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया। देखो इसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, 0.1, और इसका सिर्फ 0.01 है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर आप ये तो बताओ कि स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना होगा? प्रेशर। अब प्रेशर, यही तो प्रॉब्लम है कि बुक में प्रेशर लिखा रहता है लेकिन प्रेशर नहीं होता है, ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं वैसे, लेकिन प्रेशर नहीं है, ध्यान देना। क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जैसा ही पानी के अंदर जाते हो या किसी भी फ्लूइड के अंदर जाते हो तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? पी नॉट प्लस रो जी एच, होता है ना? यस तो मुझे बताओ यस सर। प्रेशर में चेंज कितना हुआ? ये प्रेशर कौन सा है? एच हाइट पे है। ये कहां पे है? जब एयर में रखा था। तो प्रेशर में जो चेंज आया डेल्टा पी, वो क्या आया? पी माइनस पी नॉट रो जी एच। ये है स्ट्रेस, ध्यान देना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आया समझ में? यस सर। अब बताओ पानी का रो कितना था? 1000, ये तो पढ़ा होगा, 1000 kg पर मीटर यस क्यूब। सर। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी हाइट पे रखा है? 1000। So you will get 10 raised to power 7 Newton per meter square. ये है आपका डेल्टा P, that means volumetric stress. This is volumetric stress. अब ये दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों को सेम हाइट पे नीचे रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ए कितना होगा? डेल्टा V बाय V। ए का कितना है डेल्टा V? 0.1। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 4। ओके, 4 मीटर क्यूब, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान देना। यू विल गेट 1/40। Yes, sir. Now volumetric strain for B. क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन B का कितना होगा? 1/400। ओके, बहुत बढ़िया। सो यू विल गेट 1/400। 1/400। तो अब आप बोलोगे सर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी पता चल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पता चल गया, तो आप बल्क मॉडुलस निकाल सकते हो। ए का बल्क मॉडुलस क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो यू विल गेट
10⁻7 डिवाइडेड बाय ए का निकाल रहा हूं, ध्यान देना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है 1/40, यू विल गेट 4 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बी का क्या होगा? फोर इंटू 10⁹ तो अब बताओ बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा है? सर बी का। बी का। क्यों? B का। क्योंकि हुआ क्या, आप बोलोगे सर आपने स्ट्रेस तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो सेम अप्लाई किया 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हर एक 1 मीटर स्क्वायर पे आप 10⁻7 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ए में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, 1/40 इज वेरी मच ग्रेटर देन 1/400। ए में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, इसलिए इसका बल्क मॉडुलस कम है। या उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि ए का बल्क मॉडुलस कम है इसलिए वो ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। तो क्या पता चल रहा है यहां से, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा आता है, ज्यादा होता है, वो उतना ही कम कंप्रेस हो पाता है। मतलब आप उसे कंप्रेस ही नहीं कर सकते, उसे दबाते रहो चारों तरफ से। आया समझ में? अब क्लियर है? यस सर। Yes, इसलिए sir. सॉलिड Yes, जो है, sir. सॉलिड का बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है, लिक्विड का कम है, गैस का बहुत कम है। गैस आराम से कंप्रेस होती है, तो जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है वो उतना ही कम कंप्रेस हो पाएगा। समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल ले रहा हूं तो एक और ले लेता हूं। मान लीजिए इफ अ स्फीयर, ध्यान से समझना, स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर made up of certain material is placed in ocean at a depth of 10,000 मीटर। 10,000 मीटर ऑलमोस्ट जो है मैरियाना ट्रेंच होती है। मैरियाना ट्रेंच, पता है मैरियाना ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट पॉइंट। हाँ, वो पैसिफिक ओशियन के नीचे जो है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं? यस सर, डिक्रीज होगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं द फ्रैक्शनल चेंज, ध्यान देना, ये ऐसे बोलता हूं, द परसेंटेज चेंज in the radius of the sphere is 3%, मतलब 3% जो है चेंज आ गया, then find out the bulk modulus and compressibility of this material। देखो ये मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल लिखने में ज्यादा टाइम होता है, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक्चुअल में तो मैं सीधा ही न्यूमेरिकल छाप दूंगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो कैसे निकालें, क्या करें? सबसे पहले क्या निकालोगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके इक्वल होगा? रो जी एच। तो रो जी एच। अच्छा यहां लिख लेना, रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी जो है 10 लेना है आपको। तो रो 1000, जी 10, कितने हाइट पे है? यू विल गेट 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कितनी फोर्स लग रही है, दिख रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पे 10⁸ न्यूटन फोर्स लगाता है। अगर आप पे लगा दिया जाए ये फोर्स, तो आप
ऐसे सोचो कि आपकी बॉडी पूरी क्रश कर जाएगी, तो सीधा इंसानी बॉडी जो है पानी के अंदर नहीं जा सकती, कहां पे किसके अंदर लेके जाएंगे हम? सबमरीन चाहिए होती है, इसलिए। यस अब बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालें? यानी कि डेल्टा वी बाय वी। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या दिया हुआ है एक्चुअल में क्वेश्चन में? मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ सर, है? हमें डेल्टा आर दिया है। ओके, देखो Yes, ध्यान sir, देना, मैंने परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज, यानी कि मैंने दिया हुआ है डेल्टा आर Yes, बाय sir. आर इनटू 100। 200. Yes, sir. परसेंटेज निकालते थे ना, तो परसेंटेज कैसे, परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज से परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे? इनटू 100 करके। ये कितना दिया हुआ है? 3। Yes. यानी कि डेल्टा आर बाय आर क्या है? 3/100, ओनली 0.03। आया समझ में? आता? सर यस सर। तो डेल्टा वी बाय वी स्फीयर के लिए क्या था? ये देखो क्या था, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय, So 3 delta R by R. ओके, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, यानी यस कि सर। फ्रैक्शनल यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यू विल गेट 3 into 0.03, 0.09 मीटर। कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देना, कोई यूनिट नहीं है। आ गया समझ में? आता? Yes, sir. तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? यस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी कि 10⁸ अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 0.09. So you will get 1/9 into 10⁻10 10. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ध्यान देना, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की यूनिट होती है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, तो बल्क मॉडुलस की यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के इक्वल होगी। सो इस तरीके से निकाला जाता है ये वॉल्यूम बल्क मॉडुलस है। देखो यहां तक क्लियर है? देखो और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल होते रहेंगे। Yes, मैं sir. न्यूमेरिकल वैसे करवाने वाला था, लेकिन अब मैं तीसरा ले लेता हूँ, तीसरा स्ट्रेस ले लेता हूँ। तीसरा स्ट्रेस कौन सा था? शियर स्ट्रेस। Shear stress. ओके, किसी को पता है शियर का मतलब क्या होता है? देखो नाम जैसे शियर है, शियर होगा, शियर, शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग बोलते हैं इसे, शेयरिंग नहीं, ध्यान देना, शेयरिंग। अब मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, मुझे बताना कि मान लीजिए एक आपने पत्थर जमीन में गाड़ा हुआ है और आपके पास एक तरबूज है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर पिछले क्वेश्चन में आपने कंप्रेसिबिलिटी भी बोला था। यस, चलो कंप्रेसिबिलिटी भी लिख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? So 9 कंप्रेसिबिलिटी, upon 10 raised to 10. हाँ उल्टा कर दो, 1 by bulk modulus, that is 1/9 into 10⁻10। 9 ऊपर चले गया और ये भी ऊपर जाएगा, you will get 10⁻−10। यूनिट उल्टी हो जाएगी, है ना? मीटर स्क्वायर Meter बाय square per. Meter By square Newton. by Newton. ओके, तो ये कंप्रेसिबिलिटी है। सो देखो, अब मान लीजिए ये वाटरमेलन है, तो मैंने क्या किया कि इसको एग्जैक्टली उतनी हाइट पे रखा हुआ है कि ये जो है इसका जो मिड प्लेन है ना, मिड प्लेन वाटरमेलन का, वो इसकी हाइट के इक्वल हो, और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। कौन मुझे बताएगा इस वाटरमेलन के साथ क्या होगा?
यस, क्या होगा बताएगा कोई? सर आपने पूछा क्या? सर हाँ, आप फ्रीज हो गए थे। देखो मैंने क्या बोला कि जमीन में मैंने एक पत्थर गाड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये जमीन से बाहर है, और मैंने एक वाटरमेलन यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं इस वाटरमेलन के ऊपर वाले पार्ट पे जो यहाँ पे है, दिख रहा है, ये वाले पार्ट पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ। कौन बताएगा क्या होगा? सर वाटरमेलन टूट जाएगा। हो जाएगा। हाँ, वाटरमेलन टूटेगा, लेकिन टूटने का तरीका देखो क्या होगा। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये डिस्प्लेस होगा नीचे वाले पार्ट के कंपैरिजन में। नीचे वाला पार्ट आगे नहीं जा सकता क्योंकि कौन रोक लेगा उसे? पत्थर रोक लेगा। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो जा सकता है, उसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का ध्यान देना, ये ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूं, इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो नीचे वाले पार्ट के इस क्रॉस सेक्शन पे, इस प्लेन पे ध्यान देना, ये वाला जो प्लेन है वो इस प्लेन पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। So plane 1 will slide on plane 2, और इसी को क्या बोलते हैं? शेयरिंग। शेयर करना। शेयरिंग में होता क्या है, मटेरियल की जो लेयर्स होती है ना, कोई भी आप मटेरियल लोगे, आप बोलोगे सर क्या मटेरियल किससे मिलके बनता है, तो मैं बोलूंगा आप ऐसे सोचो कि मटेरियल जो है बहुत छोटी छोटे पार्ट से मिलके बना है। जैसे ये मटेरियल है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनेगा। ऐसे। तो अगर ये लेयर इस लेयर के ऊपर स्लाइड करे तो उसे बोलेंगे शेयरिंग। ये लेयर इसके ऊपर स्लाइड करे तो उसे बोलेंगे शेयरिंग। मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर अगर स्लाइड करती है तो उसे बोलते हैं शेयर। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो इसका जो यूजुअल एग्जांपल होता है जो बुक्स में आपको मिलेगा वो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं, लेकिन ये बहुत ये मतलब आपको ऐसे ही मिलता है बुक में, लेकिन ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इमेजिन करो कि आपने एक क्यूबॉइड लिया है, ध्यान से समझना, ठीक है? ये तीसरा केस है। आपने एक क्यूबॉइड लिया और ये वाला पार्ट जो है आपने जमीन पे रखा हुआ है और इसे किसी तरीके से फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के साथ साथ जैसे ही आपने फिक्स किया उसके बाद आपने इस वाले प्लेन पे ऐसे फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो मुझे बताओ क्या होगा? सर वो नीचे वाली लेयर को छोड़ के बाकी का पूरा क्यूब आगे चला जाए। लेकिन अब ध्यान देना होगा क्या, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इसको तो आप मूव नहीं करवा रहे हो, ये तो आपने समहाउ फिक्स कर दिया है। तो होगा क्या, ये शेप कुछ ऐसा ले लेगा, मजबूरन इसे ऐसा शेप लेना पड़ेगा, ध्यान देना। तो पैरेललोग्राम जैसा बनेगा। यस। अब देखो ये करके भी देख सकते हो, या आप बोलोगे कि सर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता भी है? आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन रियल लाइफ में होता भी है। होता है बिल्कुल, अगर आप करके देखोगे आपको पता चलेगा। अब एक बहुत बड़ा जो है रबर ले लेना जो आप यूज करते हो, और उसका नीचे वाला पार्ट फिक्स करके ऊपर आप फोर्स लगाओ तो ये कुछ ऐसा शेप लेगा। तो देखो होता क्या, ध्यान देना, अगर मैं इसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं ऐसे, ये छोटी छोटी लेयर्स हैं जिससे मटेरियल मिलके बना हुआ है। फ्लूइड भी ऐसे ही मिलता है, ध्यान देना, फ्लूइड भी ऐसे ही मिलके बना होता है, दिखता नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं ऐसा। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा लेयर कौन सी स्लाइड करी? क्या फर्स्ट? सब ना, फर्स्ट। अगर ये वाली देखूंगा, ये वाली लेयर देखूंगा
तो सबसे ज्यादा स्लाइड कर रही है, देखो ये यहां थी बेचारी, ये पहले यहां थी ना ऐसे, सर ये पहुंच गई बेचारी यहां, तो स्लाइड कितना हुआ, स्लाइडिंग कितनी हुई उसे, उसकी इतना स्लाइड हो गई, ये वाला इतना पार्ट जो है स्लाइड कर, इतना जो है आगे ये स्लाइड कर गई, नीचे वाली थोड़ी कम स्लाइड करी, इससे नीचे वाली बिल्कुल कम स्लाइड करी, और सबसे नीचे वाली ये तो बिल्कुल स्लाइड ही नहीं कर रही है, ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। आ रहा है समझ में, आया? यस सर। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, हाँ कोई डाउट है पूछ लो। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या इस लेयर को, ये जो लेयर है ये वाली, इसको स्लाइड होने से कोई रोकेगा भी? बिल्कुल सर रोकेगा। उसके नीचे वाली लेयर, उसकी नीचे वाली लेयर जो है रोकती है, उसकी नीचे वाली इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, देखो ऐसे, इस प्लेन पे, प्लेन दिख रहा है, ये कौन सा प्लेन है? अगर मैं इसे 3D में लूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे 3D में, ध्यान देना, एक बहुत छोटा सा प्लेन होगा ऐसे, ये जो नीचे वाला प्लेन है इस पे हर जगह पे ऐसे फोर्स लगती है नीचे वाले पे, और कौन लगाता है? इससे जस्ट नीचे वाला, इससे जस्ट नीचे वाला, ये वाला जो प्लेन है वो लगाता है इस पे, ध्यान देना। तो ये भी लगाएगा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। ये इस पे लगाएगा ऐसे, ये लगाएगा इस पे ऐसे आगे की तरफ, आया समझ में? यस यस सर। सर, तो होता क्या है, ये है इंटरनल फोर्स, ध्यान देना। अब होता क्या था, देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा ऊपर ले आ रहा हूं, यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स कैसे आती है, यहां बताओ रजिस्टिव फोर्स कैसे आ रही थी, अंदर की तरफ दिख रहा है, जब आप खींच रहे थे तो अंदर की तरफ आ रही थी ना, वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, तो यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स आती है वो प्लेन में एग्जिस्ट करती है, देखो ऐसे, ये वाली रजिस्टिव फोर्स है, ये फोर्स रजिस्टिव है, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स। और ये किसके इक्वल होगी थ्योरेटिकली, ये अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना आप लोगों को क्या होता है? यस सर, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सिर्फ इसका, तो ये फोर्स आप लगा रहे थे, और ये वाली जो फोर्स है ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये नीचे बना दूंगा, और ये वाली जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है? ये नीचे वाला प्लेन लगा रहा है, इसको मैं इंटरनल फोर्स बोलता हूं, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स। तो होता क्या है, क्योंकि ये पूरा मटेरियल इक्विलिब्रियम में है, तो होगा क्या, जो आप फोर्स लगा रहे होगे इसे बोलते हैं, ध्यान देना, इस फोर्स को बोला जाता है टेंजेंशियल फोर्स, और ये एफ आई क्या है, इंटरनल फोर्स, तो थ्योरेटिकली दोनों इक्वल होंगी। एफ एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? एफ आई के इक्वल, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या था, क्या होगा, स्ट्रेस क्या हुआ करता था, टोटल इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, ये एरिया कौन सा होगा जिसपे ये फोर्स एक्ट करती है, ध्यान देना, ये इंटरनल फोर्सेस कहां पे एक्ट कर रही थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ध्यान देना, ध्यान से समझना ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर मैं छोड़ दूंगा तो थोड़ा ध्यान देना। ये इंटरनल फोर्स कहां पे एक्ट कर रही थी, इस एरिया पे, ध्यान देना, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था यहां पे एक्ट कर रही है। सो स्ट्रेस क्या होता है,
total internal force, internal resistive force per unit area on which it acts. ये है एक्चुअल में डेफिनेशन पूरी। सेम यहां पे दे रहा हूं, shear stress क्या होगा, टोटल इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। सो यू विल गेट किसके इक्वल, एफ आई बाय एरिया। अब एरिया कौन सा, ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना, ये ध्यान से समझना, ये एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है एरिया। Yes, sir. यही एरिया हर जगह ले सकते हो, ध्यान देना, क्योंकि जितना एरिया यहां होगा उतना एरिया यहां पे भी होगा, हर जगह एरिया सेम है, इस एरिया पे एक्ट कर रही है। Sir, cross-sectional area parallel to the force, right? हाँ बोल सकते हो, ठीक है ना, पैरेलल टू दी फोर्स, सो ए। बट क्योंकि इंटरनल फोर्स एग्जैक्टली टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल है, तो एफ बाई ए हो जाता है। सो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये आपका shear स्ट्रेस है, ध्यान देना। और shear स्ट्रेस का जो ये shear स्ट्रेस अगर कॉज है तो इसका इफेक्ट भी आएगा, दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेन, तो वो मैं कल देखूंगा। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान देना, मेनली कल हम न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम टेंजेंशियल पहले क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, और सब्सिक्वेंटली वाइज वी विल डू द न्यूमेरिकल। और किसी को कल कोई अगर कोई डाउट भी होगा कि सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Sir, PDF send कर दोगे ना? हाँ मैं पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, अभी सेंड कर देता हूँ, थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। Yes. Thank you, sir. ओके।